GTV में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और सिंध एक बार फिर महवर और मरकज़ बना हुआ है, और जहां एक तरफ हमारे वज़ीर सिंध शिकारपुर पहुंच चुके हैं कि वहां पर डाकुओं का और जो पुलिस के दरमियान जो मुकाबला हुआ, बड़ी खूंरेज़ी हुई, लेकिन यकीनन इस पर सिंध हुकूमत ने जो बड़ी तेज़ी से कार्रवाई की है और काबू पा लिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात यह है कि वफाक यानी हमारे वज़ीर आज़म और या उनके वज़ीर दाखिला को सिंध उस वक्त याद आता है जब यहाँ कोई बड़ा बहरान हो। अगर लॉकडाउन का कोई मसला हो तो कहते हैं जी सिंध रिलीवर नहीं कर रहा, अगर पानी का मसला हो तो कहते हैं सिंध ताउन नहीं कर रहा। और अब ये जो डाकुओं का मसला आया तो प्राइम मिनिस्टर ने यानी वफाक ने नोटिस लिया, और फिर कल गवर्नर सिंध जो है तमाम चैनलों पर आकर ये कह रहे थे कि जनाब IG सिंध नाकाम हो गया है। यही नहीं बल्कि अब हमारे शेख रशीद साहब को भी ख़ास तौर पर कराची भेजा गया है। गो कि उन्होंने ये कहा है कि अमन व अमान का मसला जो है वो सूबाई है, और गवर्नर राज का भी इरादा नहीं, न किसी मिशन पर आया हूँ, मैं वज़ीर आला से मुलाकात करूँगा। लेकिन उसके बावजूद शेख साहब जो है जो कुछ कह रहे थे, देखिए शेख साहब ने क्या कहा। कोई गवर्नर रूल नहीं है जो आप कह रहे हैं कि कोई गवर्नर राज आ रहा है, कोई हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सूबे का मसला है, लेकिन ऐसा मुल्क में हजान बर्पा हो चुका है जैसे कराची जल रहा है। जो मुराद अली शाह साहब कहेंगे उनके साथ लॉ एंड ऑर्डर के मसले में सारे सिंध को साफ करेंगे, अमन का गहवारा बनाएंगे। लेकिन लॉ जी तो शेख साहब कह रहे थे, बहरहाल उन्होंने सियासी आदमी है, ये कहा है कि जो हम वज़ीर आला से ताउन भी करेंगे। वज़ीर आला तो वहाँ मौजूद हैं, मेरे साथ हैं पीपल्स पार्टी की बड़ी सीनियर रहनुमा MNA सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नफीसा शाह। नफीसा जी, हम तो गुफ्तगू करना चाह रहे थे और करेंगे भी, ये जो ख़ास तौर पर एक बार फिर नून लीग जो है वो PTI से ज़्यादा हमला आवर हुई है आपकी जमात पर, आपकी क़यादत पर। और जो कुछ खाका नबाजी साहब ने कहा वो भी मैं आपको सुनवाऊँगा, जिसमें वो कह रहे थे कि बिलावल साहब ने जो पुर्जा शोकाज नोटिस किया है उसको जोड़कर उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन ये जो अभी आप तो इस्लामाबाद आ गई हैं, ये जो हमारे शेख साहब पहुंच गए हैं, ये ना कहते हुए भी कहने लगे जी गवर्नर राज का इरादा नहीं, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन हो गई कि वफाक को कल गवर्नर साहब भी कह रहे थे कि जनाब सिंध वो हुकूमत नाकाम हो गई, शेख साहब कह रहे थे, आपने सुना नफीसा बीबी? देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि लाहौर में एक खाना जंगी का माहौल था, और उस खाना जंगी का माहौल बनाने में वफाकी हुकूमत की नाकिस पॉलिसी थी। तो क्या हम उसमें ये कहें कि वफाकी हुकूमत जो है उस पर इमरजेंसी नाफिज की जाए? किसी ने ये नहीं। हाँ, हमने ये ज़रूर कहा कि हुकूमत जो है उसकी नाअहली है, जो मुआहदे उन्होंने किए हैं वो ऐसे मुआहदे क्यों किए हैं जिनको वो ख़ुद ऑनर ना कर सकें, और उसके नतीजे में जो खून रेज़ी हुई है उसकी कौन ज़िम्मेदार है। वो दिन और आज का दिन हमें अभी तक पार्लियामान को ये नहीं बताया गया कि कितनी खून रेज़ी हुई, कितने पाकिस्तानी शहीद हुए, कितने हमारे मासूम लोग शहीद हुए, क्यों जो है फायर आर्म्स खोले गए, अगर प्रोटेस्टर्स थे तो उनसे नेगोशिएशन क्यों नहीं की गई। तो ये सारी चीज़ें अभी भी हमें बताने को है, और उनको पड़ गई है सिंध की फ़िक्र। मैं मानती हूँ कि कुछ दिन से डिस्टर्ब रहा है अपर सिंध में, लेकिन हमारी पुलिस जो है वो बहुत अहल है, फ्रंट लाइन पर है, और फ्रंट लाइन पर है इसलिए कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं। और उसके बाद लोग कितने बाजियाब कराए हैं ये भी देख लें कि शिकारपुर में, कश्मीर में हमारे बेहतरीन ऑफिसर्स वहाँ हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी ठीक है। हाँ, जहाँ हमें ज़रूरत होगी वफाक की, जहाँ ज़रूरत होगी सिंध को वहाँ के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी, तो यकीनन वो कानून उसको इजाज़त देती है और सिंध गवर्नमेंट खुद सोलिसिट करेगी उनकी सपोर्ट। लेकिन इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। और ये जो गवर्नर राज वाली बात है, इसके तो हम इतने आदी हो चुके हैं। गुज़िश्ता 3 साल में कोई महीना ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ इन्होंने गवर्नर राज की, ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है लेकिन ये अमलन हो नहीं सकता, नहीं इसके
सिंध के लोग या पाकिस्तान के लोग इसको बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अभी एक और ये डेवलपमेंट हुआ है कि ये कल रात को ख़ासतौर पर हमारे गवर्नर सिंध बैक वक्त तमाम चैनलों पर आए और उन्होंने यानी जो भी एंकरों पे तकरीबन एक ही बात कही बड़े तवातुर से, अमन अमान। यानी जो इतनी तेज़ी में ये डेवलपमेंट हुआ है, हम तो समझ रहे थे कि शायद ये जो उनकी तवज्जो दीगर मसाइल पर होगी, लेकिन कोरोना पे होगी जो जिसके लिए वैक्सीन नहीं मिल रही है, ये ऐसे में ताउन करेगी। लेकिन बैक वक्त जो थोड़ा, मैं भी एक छोटा सा मीडिया का आदमी हूँ और फॉलो करता हूँ, एक साथ 3-4 चैनलों पर आकर गवर्नर साहब ने आए और उनका ये कहना था कि जनाब अमन अमान की सूरत संभालने में नाकाम हो चुके हैं, आईजी नाकाम हो चुके हैं। वैसे तो जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद आईजी तो वफाक का नुमाइंदा होता है, लेकिन देखिए ये गवर्नर सिंध जो है वो मुख्तलिफ चैनलों पर क्या बयान दे रहे थे, तो मैं इससे मालूम करूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि सिंध में पुलिस जो है वो पॉलिटिसाइज्ड है और वो क्योंकि इंसाफ के साथ काम नहीं करती तो फिर ये इस तरह के मामला पैदा होते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आईजी सिंध जो है वो जिस तरह से उनको अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी चाहिए उसमें वो नाकाम नजर आते हैं। लेकिन बहरहाल फिलहाल हम सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि सिंध में ये डाकुओं का जो राज एक चल रहा है, जो इनकी गुंडागर्दी चल रही है, इसे कर्ब किया जाए, इसे खत्म किया जाए और सिंध की आवाम को डाकुओं से जान छुड़ा दी जाए। जी, तो गवर्नर साहब ने रात को ये फरमाया कई चैनलों पर, और अभी जैसे मैंने कहा शेख रशीद साहब भी ये फरमा रहे थे। तो इतनी जो तेज़ी जो आई है, तो आपको लगता है कि इस्लामाबाद में बैठी हैं कि ये बिल्कुल मामूल के मुताबिक तो नहीं है ना, जो एक्टिविटीज़ हम की, उनके गवर्नर की, उनके वज़ीर दाखिला की देख रहे हैं? नफीसा, देखिए, जैसे मैंने कहा कि हाल ही में लाहौर में जो एक खून रेज़ी हुई, कई लोग इसमें इस खून रेज़ी की आड़ में उन्होंने जाने खो दी। उसका किसी को उसकी हकीकत आज तक पता नहीं है कि कितनी वहाँ खून रेज़ी हुई। वहाँ कोई आईजी चेंज हुआ? हाँ, इनकी जब मर्ज़ी होती है, इनका मूड होता है, तो वो खैबर पख्तूनख्वा के आईजी भी हटा देते हैं। इस्लामाबाद के आईजी 3 हट गए, कोई बेसिस नहीं था हटाने का, सिर्फ इनकी लाइक्स और डिसलाइक्स थी। पंजाब के कितने आईजीज हट गए, किस बेसिस पर? अगर हटाना चाहिए था तो उस वक्त हटाना चाहिए था जहाँ खून रेज़ी थी, जहाँ और वहाँ आपके जो लोग हैं वो तो रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे थे। आपने देखा कि कितने पुलिस वाले उसमें शहीद हुए, उसके वीडियोस जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं। उस वक्त तो इस्तीफ़े बनते थे, खुद जो वज़ीर हैं दाखिला के वो उनके इस्तीफ़े बनते थे, आईजीज़ के इस्तीफ़े बनते थे। इस्तीफ़े क्या, उनकी हायरिंग फायरिंग बनती थी। तो उस वक्त क्या हुआ? तो इसलिए इसके ऊपर ना पॉइंट स्कोरिंग होनी चाहिए, ना सियासत होनी चाहिए। अगर कोई तबादला ऑफिसर का होना है तो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक उस सूबे की हुकूमत को मुशावरत करनी है सेंटर से, और सेंटर को उससे मुशावरत करनी है, और बाहमी ताल्लुक़ और नेक नियति से होना है। लेकिन ये नहीं होगा कि आपको अगर कोई सियासत करनी है, आपको कोई ऑफिसर पसंद नहीं है, तो फिर आप एक आड़ में बिल्कुल वहाँ लॉ एंड ऑर्डर वक्ती तौर पर कुछ डिस्टर्ब रहा है, लेकिन हमारी सिंध पुलिस केपेबल है। हमारे ऑफिसर्स जो हैं, जवान जो हैं, पुलिस कांस्टेबल से लेकर एसपी से लेकर डीआईजी से लेकर एक अहल टीम है, एंड आई एम श्योर वो हैंडल कर सकेंगे। और अगर वफाक को करनी है तो एक नेक नियति से सपोर्ट करें, और अगर सिंध हुकूमत चाहती है कि कुछ तबादले हों या कुछ चेंजेस हों तो उसकी मुशावरत से होनी चाहिए। ये ना हो कि आप एक एजेंडा लेकर आएँ और फिर आपको एक बहाना मिले और आप उस आड़ में आप ऑफिसर्स को जो है वो स्किपकोटिंग करें। लेकिन एक नफीसा, ये ख़ास बात है ना कि जो इतने जदीद हथियार देखे गए, टैंक देखे गए, हमें पता भी है कि ओपन बॉर्डर है और वो पंजाब तक खुलता है, सिंध का बॉर्डर तो वैसे भी ओपन है, पोर्ट भी है। तो ये जो दिखाए जा रहे हैं, या तो पता नहीं किस तरीके से दिखा रहे हैं कि बहुत जदीद उनके पास हथियार हैं, आ गए हैं, तो इस हवाले से आप समझती हैं कि क्योंकि आप तो माशाल्लाह बाकायदा ग्रास रूट पर जानती हैं इस इलाके को, जगह को, कि ये किस तरीके से इनके पास ये सब आ गए। ये भी एक सवाल है कि फिर ये भी उठेगा कि क्या वफाक इसको फॉलो कर रही थी, यानी कि पंजाब के बॉर्डर से ये आए हैं, पोर्ट से आए हैं, कहाँ से आए हैं ये लोग?
देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं ये मानती हूँ कि कुछ स्पॉट्स हैं जो जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, लेकिन इस वक्त बात क्या हो रही, बात अगर आपको उसको मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, तो अगर वहाँ की सिंध हुकूमत की जो क़यादत है या सिंध हुकूमत की जो कैबिनेट है उसके साथ अगर वफाक उसकी मदद करना चाहती है तो नेक नियति से आए, इस एक एजेंडा के साथ नहीं आए कि हाँ जी इसको तबादला कर दो, इसको इधर कर दो, उसको उधर कर दो, गवर्नर राज लगा दो, और इस किस्म की आप पैनिक क्रिएट करके ना आएँ। अगर आपको कोई आपके पास कोई तजावीज़ हैं तो आप लेके आएँ, आप सिंध को आप इमदाद दें, आप मदद करें, आप रीइंफोर्समेंट अगर करना चाह रहे हैं तो आप आके करें, जो आपकी माजी में कमिटमेंट्स रही हैं वो आप पूरी करें, लेकिन आप और वो वफाकी हुकूमत जिसका अपना चेहरा जो है वो इस बुरी तरीके से बेनकाब हुआ, जितनी कमज़ोर वफाक हुकूमत, वो जो जंगजू आके उन्होंने पूरी रियासत को जिन्होंने चैलेंज किया, अभी आप हाल ही में आपने देखा होगा कि प्रोटेस्टर्स ने किस तरीके से चैलेंज किया, कैसे पुलिस को यरगमाल उन्होंने बनाया, उसके ऊपर उन्होंने क्या अजाला किया। पार्लियामेंट तक को आज तक आपने बताया नहीं है कि उस इंसिडेंट में कितने पुलिस एहलकार मुतासर हुए हैं, कितने पाकिस्तान के शहरी मुतासर हुए हैं, क्या आपकी हिकमत अमली रही है। तो जहां आपकी अपनी इतनी नाकामियां हैं वहां आप लेके आके चले हैं अपनी पॉलिसी एक क्या कहते हैं पॉलिसी झाड़ने, या आप अपनी एक सियासत रचाने। तो आप अगर नेक नियति से आ रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर बातचीत अगर हो, लेकिन अगर आपका एजेंडा ये है कि आपको कुछ ऑफिसर्स नहीं पसंद या आपको अपने ऑफिसर्स रखने हैं और इसको आप एक्सक्यूज़ बना रहे हैं तो फिर ये बदनीयती हो। देखा, इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि नफीसा बीबी के इस वक्त हुकूमत और नून लीग इस एतबार से तो एक पेज पर आ गई है, यानी ये इतने मैंने कहा ना कि 12 घंटे में इतने डेवलपमेंट हुए कि गवर्नर भी आ गए, वाज़ीर दाखिला आ गए। दूसरी तरफ जो है नून लीग की क़यादत जो है वो आपकी डायरेक्ट आपकी हुकूमत को, पार्टी को, और अब तो उन्होंने ये तक कहा हमारे खाकान अब्बासी साहब ने, बताऊँगा कि जो शो कॉज नोटिस जो है वो जो भेजा गया है उसके पुर्जे जो है करके जो है जोड़ें और फिर हमें करें और माफ़ी मांगेंगे तो हम पीडीएम में आएंगे। लेकिन मैं एक क्विक आपको सुनवा दूँ खाकान अब्बासी साहब यानी क्या फरमा रहे थे। जिंदगी में असूल ये है कि जो आदमी एतमाद तोड़ता है वही माफी मांगता है। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के एतमाद को तोड़ा है, उस एतमाद को जब तक बहाल नहीं करेंगे उनकी जगह पीडीएम के अंदर नहीं है। जनाब, आपकी जगह पीडीएम में नहीं है नफीसा साहिबा, और आप अशाइये में गए थे शहबाज शरीफ के जी। देखिए, जो शहबाज शरीफ का इशाइया था उसमें आपने देखा कि खुलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्टिसिपेट किया। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी अपोजिशन के अलायंसेस, वो पार्लियामान के अंदर हो वो बाहर हो, हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के अवाम की खातिर हमारा और नून का कोई फितरी जो है वो जोड़ नहीं बनता, ये हमारे हर वर्कर को पता है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम के लिए और ये जो हुकूमत अवाम दुश्मन हुकूमत आई है, अगर इसके मुकाबले के लिए जहाँ ज़रूरी है तो अपोजिशन का ताउन जो है वो एक अच्छी बात है, और कौम जो है वो तवक्को करेगी कि हम एटलीस्ट अपोजिशन का जो हमारा जॉइंट एजेंडा है उसको साथ दें। इस नीयत से हमारी जो आला क़यादत है उन्होंने पार्टिसिपेट किया शहबाज शरीफ के अशाइये पे। इस पे मुझे नहीं इल्म कि पीडीएम एजेंडा पर था या नहीं था, लेकिन जिस तरीके से जिस डिफेंसिव अंदाज में पीएमएल नून, एक तरफ पीएमएल नून है, दूसरी तरफ पीएमएल शीन है, तो लगता है कि जो पीएमएल नून है वो पीएमएल शीन से कुछ नाला है, और जो ये बयानबाजी है ये पीएमएल नून की पीएमएल शीन के ऊपर कोई गुस्सा है, क्योंकि पीडीएम तो इस वक्त एजेंडा पर ही नहीं है, ना ये एजेंडा पर था। अगर शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि पीडीएम को रिवाइव करें, बिकॉज इस वक्त मैं समझती हूँ कि पीडीएम जो है पीपल्स पार्टी के बिना पीडीएम नहीं रहेगी,
ना पीडीएम है। और अगर इनको ये खुशफहमी है कि पीडीएम जो है पीपल्स पार्टी के बिना चल पाएगी तो आजमा लें, क्योंकि इस वक्त वो पीडीएम में वो जमातें इस वक्त उसको डोमिनेट कर रही हैं जो इस्तीफे चाह रही थी। तो आज तक उन्होंने इस्तीफे क्यों नहीं दी? जो वो जमातें हैं जो चाह रही थी कि फिलफौर अगर लॉन्ग मार्च करनी भी है तो उससे पहले इस्तीफे हों। तो ये जमातें, क्या वजह है कि कराची की एक सीट के ऊपर इतना उनको गुस्सा चढ़ गया, उसको उन्होंने जाके जब आपको इस्तीफे देने थे तो आपने इन इलेक्शनों में क्यों पार्टिसिपेट किया? डस्का में आपने क्यों पार्टिसिपेट किया? और जो बयानिया पीपल्स पार्टी लेके चली थी, वो लॉन्ग मार्च में का बयानिया हो, वो इस्तीफों का लेकिन नफीसा एक बात और भी तो है ना कि एक तरफ शहबाज शरीफ पे, शहबाज शरीफ लेकिन एक तो खैर ये नजर आ रहा है ना कि शहबाज शरीफ एक आपको शाही में बुला रहे हैं, आपका आला वक्त शिरकत भी कर रहा है, गालिबन उसी वक्त कमोबेश मरियम गो के उस शहर में होती है, मरियम बीबी, मौलाना फजलमान भी होते हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जनाब ये तो माफ़ी जब तक मांगेंगे नहीं हमारे इत्तेहादी नहीं हो सकते। तो खैर मैं तो, मेरा तो हक नहीं है ना, मैं ऑब्जर्वेशन दूंगा कि कहीं नून और शीन अलग 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 नहीं, लेकिन ये एजेंडा जी ये एजेंडा ये जब जो इशाया दिया गया था वो पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स का था, लेकिन वो तो उन्होंने कहा कि जहां शहबाज नहीं मैं उनको बारों को नहीं कहना चाहता, लेकिन तो या तो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो गुड कॉप बैड कॉप हो सकता है, या तो पीएमएल नून और शीन का जो इंटरनल जंग है वो हो सकती है, या फिर वो बयानिया जो ज़ुबैर लेकर चल रहे हैं, जो ज़ुबैर साहब जो अचानक आर्मी चीफ से उनकी चाय पर मुलाकात हो जाती है, रास्ते पे मुलाकात हो जाती है, फिर क्या बातचीत होती है, या उस एजेंडा पर गामजन हैं मुस्लिम लीग नून वाले। तो ये तीन चीज़ें हो सकती हैं, इसमें पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। जो गम और गुस्सा ये कर रहे हैं ये हकीकत में इनकी इंटरनल फ्रस्ट्रेशंस का नतीजा होगी, इनके आपस में डिफरेंसेस का नतीजा। इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाह रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं बहैसियत पार्टी की कारकुन और एक पार्टी की इस वक्त आवाज़ बनकर इधर जो बात कर रही हूँ, तो इस वक्त हमारा मकसद तो यही होना चाहिए इस वक्त कि आने वाले बजट में हम कौम को जो मैसेज दें वो ये है कि हम इस महाज पर एटलीस्ट इस 1 पॉइंट एजेंडा पर हम ऑपोजिशन के साथ हैं। और जो शहबाज शरीफ ने इशाया बुलाया है उसको हम चाहते हैं कि उसके ऊपर उसमें जो भी नुकात अगर डिस्कस हुए हैं कि हम पार्लियामेंट में अंदर एक दूसरे का साथ दें, तो हमें वो साथ देना चाहिए। और जहाँ तक पीडीएम का एजेंडा है वो ना डिस्कस हुआ था, ना वो एजेंडा पर था, और वो क्यों लाया गया है ये सवाल बनता है शायद खान और मरियम बीबी के ऊपर कि ये कौन सी सियासत है जो ट्विटर बंद और ट्विटर खुल जाता है, ट्विटर पर कभी एक्टिव पर्दे के पीछे कोई चला जाता है, फिर पर्दे के बाहर कोई आ जाता है। क्या ये उस एजेंडा की सियासत है? क्या ये जैसे मैंने कहा शीन और नून का तनाज़े की सियासत है? क्या ये गुड कॉप बैड कॉप की सियासत है? ये सारे नून के अंदर के मामले हैं। ठीक है, मैं तो नफीसा शाह ज़्यादा तफसील से इसी पर गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन मैं जानता हूँ आप पॉलिटिशियन बाद में हुई, जर्नलिस्ट पहले थी, और जब अगर प्रोग्राम से पहले जब ये डेवलपमेंट होने लगे, जैसे शेख साहब आ जाएं और गवर्नर साहब आ जाएं, तो उस पर तो गुफ्तगू ज़रूरी थी, वरना मैं चाह ये रहा था कि ज़्यादा इस पर तफसील से गुफ्तगू करता, लेकिन आपसे दोनों अहम हसास इशूज़ का ताल्लुक सिंध से है, उस पर गुफ्तगू हुई। शुक्रिया नफीसा शाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैंने कहा सीनियर बड़ी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है, MNA 2 बार रह चुकी हैं, और मैंने दोनों इश्यूज़ पर इन पर गुफ्तगू की। लेकिन ज़रा कच्चे का इलाका में बताना चाहता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मुकाबलो हले पियो, उन्हनि असांखे लांचर आयो जंहिंमें असां 3 जवान शहीद थिया।
यहाँ आपने देखा कि क्या जदीद ऐसा लग रहा था कि ये हम कहीं काबुल, कंधार या उसके अतराफ़ या अफ़गानिस्तान में तो नहीं है कि जो जदीद असला और जो गोलाबारी देख रहे थे। हमारे नुमाइंदे करीम बख्श शेर मौजूद हैं। करीम बख्श, ये जो ऑपरेशन किन इलाकों में हो रहा है, कहाँ कहाँ? लाड़काना का जो है इंतज़ामिया वो भी सरगर्म है, सक्खर की भी है, कश्मीर की भी है। तो आमतौर पर जो आपके यहाँ कच्चे का इलाका कहा जाता है तो हम सुनते हैं कि यहाँ डाकू ज़्यादा सरगर्म अमल होते हैं और आमतौर पर पुलिस की वहाँ पहुँच नहीं होती। तो ये जो अचानक ये जो कच्चे के इलाके के डाकू इतने ताकतवर हो गए, ये हथियार हो गए, तो ये कौन लोग हैं, कैसे आ गए करीम बख्श? सही, ये तगानी बिरादरी के जो ना उनका इलाका है, वहाँ पर डाकुओं का इनका राज है बड़ा। और वहाँ पर ये कश्मीर के इलाके है जो कच्चा है अंदर बिल्कुल है, वहाँ पर पुलिस भी नहीं जा सकती है। वहाँ पर जो ना बड़ी तादाद में इनके जो डाकुओं का बड़ा राज है, बड़ी तादाद में वहाँ भी असला है। वो असला है जो पुलिस के पास नहीं है। पुलिस इसी वजह से, डर की वजह से अंदर नहीं जा सकती है। वज़ीर आला सिंध आज जो ना सक्खर में जो वहाँ पर और जो कश्मीर में तगानी बिरादरियों की जिनके शहीद हो गए उन पर ताज़ियत भी की। वहाँ पर जो ना IG सिंध से भी इस पर मीटिंग की, इजलास किया। उस पर जो ना ऑपरेशन आज से अभी भी देखा जाए, आप फुटेज में देख सकते हैं कि पुलिस जो ना अब जो ना कच्चे के इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और फायरिंग भी बड़ी तादाद में कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर लगा रहे हैं। लेकिन ये बताएं करीम बख्श, ये जो अब तो ये कहा जा रहा है जैसे वफाक आ रही है और इसका मतलब ये, और गवर्नर साहब भी कह रहे हैं कि ये सियासी मसला है, तो आमतौर पर ख्याल हमारा ये था कि ये ट्राइबल है, कबायली, जिस तरह के सिंध में होता है बजरानी और के दरमियान और सुंजरानियों के दरमियान और इसी तरह चांडियों और भुट्टोज ये लड़ते रहते हैं। तो इसको हम ये समझें कि ये जो डाकू हैं इन्हें कोई सियासी हिमायत हासिल है, पीपल्स पार्टी मुखालिफ लोग हैं, क्या किस तरह हैं करीम बख्श? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ना सियासी मुदाखलत बिल्कुल है, वडेरे यहाँ पर मौजूद है जिनकी वजह से ये डाकू राज कर रहे हैं। मगर ऐसे ये असला जो आता है वो भी आपको भी पता है, हमें भी पता है, आप सारी दुनिया को भी पता है ये असला कहाँ से आता है, कौन रखवाता है, कौन इनके सरपरस्ती कर रहे हैं, वो सबको पता है। क्योंकि ये ऑपरेशन इसी वजह से डाउन हुआ है क्योंकि बासर ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से ये इनको असला मिला है और ना ऑपरेशन करे। और आपको ये भी मजीद बताते जाएं, ये जो ऑपरेशन है ना ये कामयाब ना हो सकेगा क्योंकि इसमें ऐसे बंदे इन्वॉल्व हैं जो पुलिस उनसे डरती है। क्योंकि यहाँ पर अभी कच्चे में जो बेचारे जो पुलिस ऑपरेशन कर रहे हैं वो बड़ी अपने जोश जज्बे से साथ अभी भी अंदर हैं। उनका भी यही नारा लगा रहे हैं कि जब तक डाकुओं को हम नहीं मारेंगे, अपने शहीद भाइयों का बदला नहीं लेंगे, तब तक ऑपरेशन जारी होगा। मगर आपके अभी ये भी बता दिया क्योंकि इसमें 72 लोग जो वडेरे हैं वो इन्वॉल्व है। आज भी जो ना तेगु तगानी सरदार है इनका, उनको गिरफ्तार किया है, आज उसको अदालत में भी पेश किया है, 9 रोज रिमांड भी ली गई है। आप देख सकते हैं कि उनको भी इसी वजह से क्योंकि तगानी बिरादरी के जो और तगानी डाकू जो है वो सरपरस्ती इन सरदारों की वजह से थी, आज उनको भी गिरफ्तार करके जो ना अदालत में पेश किया है। जी करीम भाई, आप तो खैर मुझसे ज़्यादा जानते हैं, उस इलाके के हैं जो आप कह रहे थे, और हम देख भी रहे हैं कि डाकुओं के पास कितना जदीद असला है। उसके मुकाबले में हम जब ये पुलिस को देखते हैं तो हमारे तो इल्म है कि बेशतर इलाकों में थानों में छतें नहीं हैं, कुर्सियां नहीं हैं, पुलिस वाले हैं तो वर्दियां नहीं हैं, हथियार नहीं हैं। तो ये जो इनका ये कैसा क्या मुकाबला करेंगे? और माजी में शायद आपको याद होगा जब परो चांडियों और दीगर लोग होते थे तो फिर रेंजर को बुलाना पड़ता था, फौज आती थी। तो आप ये समझते हैं कि ये इस वक्त जो डाकू जिस तरह सरगर्म अमल हैं इनका कला कुमा, आप ठीक कह रहे हैं कि पुलिस वाले, क्योंकि पुलिस वाले खुद शहीद हुए इसलिए वो मुश्तिल भी हैं, बदला भी लेना चाहते हैं, लेकिन रेंजर और फौज को नहीं बुलाना पड़ेगा? सूरत हाल इतनी संगीन नहीं हो गई करीम बख्श? बिल्कुल, ये वफा की जो बात कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है क्योंकि जब तक रेंजर्स जो माजी में आप देखा होगा कि रेंजर्स जो कराची में जो ऑपरेशन किया था कामयाब गया था, इसी वजह से यहाँ पर भी अगर रेंजर्स और पाक फौज यहाँ पर आए तो मैं कह रहा हूँ कि डाकू के कोई भी यहाँ नस्ल नहीं रहेगी। मगर क्या है कि ये पुलिस भी दबाव में है, सियासी और वडेरों के चंबे में, जिसकी वजह से ये कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकेगा। आपको ये भी बताते जाएँ यहाँ पर जो ना 5 ज़िले की जो ना पुलिस एहलकार यहाँ पर ऑपरेशन
कर रहे हैं। घोट की हुई शिकारपुर है, कश्मीर है, सक्कर है, घोट की, ये 5 जिला के जो ना यहाँ पर जो ना ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पुलिस एहलकार है वो भी काफ़ी मायूस नजर है, क्योंकि उनके पास जदीद असला नहीं है। डाकुओं के पास जदीद असला है जो दूसरे मुमालिक से यहाँ पर आकर इनको दिया जा रहा है, फरोख्त कर रहे हैं। वो कौन है ये पुलिस को पता नहीं है कि कौन लेकर आ रहा है, कौन लेकर जा रहा है। मगर क्या है कि जब तक वफाक इन्वॉल्व नहीं होगी और पाक फौज और रेंजर्स यहाँ तक नहीं आएगी, ये ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। शुक्रिया करीम बख्श, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। हमारे साथ पीस पार्टी के एक और सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर साहब मौजूद हैं। सेनेटर साहब शुक्रिया। गवर्नर सिंध का तो आपने बयान सुन लिया होगा और अब से थोड़ी देर पहले हमारे शेख रशीद साहब वफाकी वज़ीर दाखिला भी आ चुके हैं और गवर्नर सिंध का ये कहना था कि आपकी पुलिस IG नाकाम हो चुकी है और यानी इशारा तो नहीं किया, लेकिन बिलवास्ता जो कह रहे थे वो शेख साहब ने भी कहा। लेकिन इतनी तेज़ी से जो वफाक और गवर्नर साहब सामने आए, तो आप क्या वजह समझते हैं, क्या असबाब हैं इसके, महरिकात हैं सेनेटर? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नर क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। यानी वफाक किस तरीके से मुदाखलत करेगी? वफाक अगर किसी फेडरल फोर्स को भेजेगी तो वो भी हुकूमत सिंध के कहने पे भेजेगी। ये तो नहीं होता कि आप कोई भेज दें किसी को और वो आके यहाँ पर सवाल ले सारा। ये होना चाहिए कि जो उनका ओहदा मिल गया है तो उस औकात का पास रखें और इस किस्म की बातें ना किया करें। और अगर कोई बात है और वो समझते हैं तो फिर वो वजीर आला से बैठ के बात करें और अगर कोई एडवाइस उनके पास है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि वो अभी तक उसी पार्टी के ढंढोरची बने हुए हैं और वो एक ढंढोरा कर रहे हैं। और असल में ये राइट विंग पार्टीज जो है ना, इनको खुद कुछ नहीं करना आता, ये सिर्फ दूसरों में नुक्स निकालती हैं, प्रोग्रेसिव लोगों में नुक्स निकालती हैं और इस पर अपनी सियासत करते हैं। ताज साहब, वो तो खैर जैसे मैंने आपसे कहा कि शेख रशीद साहब भी आ गए और उन्होंने ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मसला है, गवर्नर राज का भी इरादा नहीं है, बल्कि उन्होंने ये इंदिया भी दिया, शायद आपको इल्म भी हो, अगर उन्होंने कि वज़ीर आला सिंध से मैं रब्ता करूँगा और उनसे गुफ्तगू करूँगा। तो ये तो खैर उनका आइनी हक़ है ना कि वफाकी वज़ीर आला किसी भी जगह जाए। तो वैसे उन्होंने ये भी कह दिया कि जी कोई मिशन पे नहीं आया हूँ, यानी गवर्नर राज वगैरह की राह हमवार करने। लेकिन शेख साहब, आपको पता है आजमूदा आजकल सियासतदान भी हैं और खान साहब के फ्रंट मैन पर खेल रहे हैं सेनेटर साहब। नहीं, शेख साहब सियासी आदमी हैं और उनका लंबा तजुर्बा है। वो जानते हैं कि क्या कहना है और कहाँ रुक जाना है। वजीर आजम साहब ने जाहिर है उनको यहाँ धकेल दिया है कि आप जाइए और वहाँ कोई गड़बड़ कीजिए। लेकिन असल चीज ये है कि मुल्क चलता है जब सूबे के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होती है और गवर्नर भी इसीलिए होते हैं कि वो इस अंडरस्टैंडिंग को पैदा करें और कोई अगर गलतफहमी है तो उसको दूर करें। और ये सख्त नाउमीदी की बात है कि वो अपना मनसब भूल रहे हैं। शुक्रिया सेनेटर ताज हैदर साहब। तो आज जब हमारा प्रोग्राम इस सिंध पर इसलिए गया कि सारी सरगर्मियाँ सिंध पर आ गई हैं, शेख रशीद साहब आ गए, गवर्नर साहब आ गए, फिर बहरहाल जो कच्चे के इलाके में जो आप देख रहे थे कि किस बड़े पैमाने पर जदीद हथियार नज़र आ रहे थे। लेकिन यकीनन एक और बड़ा अहम मसला कोरोना का भी है जिस पर तफसील से गुफ्तगू करना चाह रहा था। लेकिन हुकूमती ज़रा ये कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो कोरोना का अब ख़तरा उनके सामने है, यानी जो चीनी से आया था या दीगर, अब वो है भारत से आने वाला जिसे ब्लैक फिंगस कह रहे हैं और वो उसकी जो असरात या दीगर तफसीलात बता रहे हैं वो बहुत बड़ी खौफनाक हैं। कल उस पर ज़्यादा तफसील से बात करेंगे कि एक और भी कोरोना के हवाले से खुशखबरी दी गई है कि पाकिस्तान अब खुद वैक्सीन तैयार करेगा और कम से कम 1,20,000 लोगों के अगले महीने तक लगाई जाएगी। इसी के साथ GTV से मुजाहिद बरेली को इजाज़त दीजिए।
जी टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। गुफ्तगू तो तफसील से करना चाह रहा था, लेकिन ज़रा वक्त की कमी के सबब अली रज़ा से ये मालूम करना चाहूँगा कि ये जो बहरहाल सारे मुल्क में कोरोना में इतनी कमी आई है कि ग़ालिबन 4 या 5% है। सिंध में थोड़ी सूरत ज़्यादा संगीन है, लेकिन कल जो लॉकडाउन उन्होंने किया उससे बेहतरी आई है। अली रज़ा मौजूद हैं इस वक्त भी। अली, कल भी आप थे तो काफ़ी मैं देख रहा था पस मंज़र में गाड़ियाँ चल रही थी, मोटरसाइकिलें, लोग चल रहे थे। आज के मुकाबले, कल के मुकाबले में आज क्या ज़्यादा मुकम्मल लॉकडाउन नज़र आ रहा है? फुटपाथों वगैरह पे लोगों की कुछ चहलकदमी, आना जाना कम हुआ अली? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जो कल लॉकडाउन का पहला दिन था, हमने देखा कि कल भी पुलिस जो है नाके लगाकर खड़ी थी। लोगों को पाबंद किया जा रहा था कि वो SOPs पर अमल दरामद करें। सख्ती जो है SOPs पे रखी गई है काम की जानिब से, और वो हमें सड़कों पे नज़र आ रही थी। मगर आज जो है उससे ज़्यादा सख्ती दिखाई दे रही है, और लोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं कि SOPs पर पूरा तरह तो नहीं मगर किसी हद तक जो है वो अमल दरामद कल के मुकाबले में आज करते बेहतर अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। 6 बजे के करीब ही जो है वो दुकानें बंद कराने के लिए पुलिस सदर की जो है साउथ पुलिस पर पहुंच गई थी। मुख्तलिफ मकामात पर इतलात भी मौसूल हो रही थी कि पुलिस और SHO साहिबान जो हैं वो तमाम के तमाम दुकानों बंद कराने के लिए 6 बजे का जो टाइम दिया गया था वो पहुंच गए। साथ ही अब 8 बजे के करीब जो कहा गया है कि हाँ, मैं भी अली देख रहा हूँ कि कल जब मैं आपसे बात कर रहा था तो बहुत मोटरसाइकिलें, गाड़ियों का हुजूम था, और मेरा ख्याल था कि वो यानी 8 बजे के बाद भी चलती रहेंगी। तो आज जो आपके पीछे बिल्कुल तकरीबन मुझे शायद कम ही लोग नज़र आ रहे हैं, पुलिस भी सरगर्म नज़र आ रही है, रुकावटें भी नज़र आ रही हैं। तो कल के मुकाबले में आज ज़्यादा मुकम्मल तौर पर, लेकिन आप ये समझते हैं कि ये ठीक है मेन रोडों पर तो है, लेकिन अंदरून इलाकों में वहाँ तक भी इसी तरह लॉकडाउन हो रहा है क्या अली? देखिए, हमने जो नाके कल देखे और हमने ये देखा कि पाबंद तो किया जा रहा था, मगर साथ ही अगर हम सिंधी मुस्लिम की बात करें तो चारों तरफ जो है फूड स्ट्रीट मौजूद थी, फूड स्ट्रीट खुली हुई थी। आवाम को जो पाबंद किया गया है कि वो टेक अवे नहीं कर सकेगी या वहाँ पर बैठ के नहीं खा सकेगी, मगर आवाम जो है वो आती दिखाई दे रही थी। चंद कदम के फासले, यानी कि नाके लगे हुए और चंद कदम के फासले पर कल दुकानें खुली हुई थी, क्योंकि खाने पीने की अशिया को इजाज़त दे रखी है। मगर साथ ही ये पाबंद किया गया था कि टेक अवे जो है वो भी नहीं होगा, ना ही अंदर बैठ कर आप खा सकेंगे। मगर लोग अभी भी जो है कल की सूरत हमने देखा था कि लोग आ रहे थे। अली रज़ा, शुक्रिया। आज आपने सारा दिन, मुझे कल भी मुझे लगता है कि लॉकडाउन को शहर में देख रहे हैं, देख रहा था मैं आपको, और यकीनन उससे बहरहाल एक हद तक जो ख़बरें आ रही हैं और जो इस्लामाबाद से कहा भी गया सरकारी तौर पर कि कल के मुकाबले में या 2 दिन के मुकाबले में जब से मुकम्मल लॉकडाउन हुआ है, कोरोना के अमवात भी कम हुई हैं, उससे मुतासरा केसों में भी कमी आई है। GTV से इसी के साथ मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।